नमस्कार मित्रों, शंभु के तीर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शंभुनाथ शुक्ल। कल मैंने बताया था कैसे चुनाव के वक्त में लोग कितना पैसा कहां से कैसे कलेक्ट करते हैं, कहां से कितनी नकदी लाते हैं। ज़्यादातर चूंकि चुनाव का मतलब ही है कि जितना काला धन है वो चुनाव में खपे, इसीलिए कानपुर के एक पान मसाला व्यापारी पीयूष जैन के यहाँ जब छापा पड़ा तो अब तक जो राशि बताई जा रही है 181 करोड़ रुपया नगद मिल चुका है, यानी लगभग 200 करोड़ रुपया। इसके अतिरिक्त उनके यहाँ बहुत सारा सोने के बिस्किट और बोरों में भरे रुपए, तमाम गहने, जो है बहुत सारा सामान मिलने का जो है वो संभावना जताई जा रही है कि इतना होगा। कानपुर जिस तरह का शहर है, वहाँ बड़े बड़े आड़ती हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। मैंने कल बताया था कि पान व्यापारी पान के गुटखा या पान मसाले के सौदे में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। चूँकि लोग तंबाकू बहुत खाते हैं, लोग वहाँ पान मसाला मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहेंगे, इस कारण पैसा भी आता है। और वो पैसा सिर्फ कैश में आता है, उसकी कोई लिखत पढ़त में आता नहीं है। लोगों ने बेचा और आया। इस तरह इत्र का व्यापार है जिसमें अथाह पैसा है। पहले तो लोग कहते थे, कबीर उनका बिहारी का एक दोहा है, कर ले सूंग सराही के सबे रह गए मौन, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। यानी अरे गंधी तू किसको ये अपना इत्र बेच रहा है। गंधी का मतलब होता है इत्र बेचने वाला। तू किसको इत्र बेच रहा है? तो गांव वाले हैं, आपने उनको हाथ में थोड़ी सी सुगंध लगा दी, उन्होंने सूंघा और भूल गए। यहाँ खरीदेगा कौन? तू जा राजा महाराजाओं के पास। तो कानपुर ऐसा ही शहर था जहाँ खूब अनाप शनाप लोग, पैसे वाले लोग रहते थे। तो इत्र का, परफ्यूम का, पान मसाले का, बहुत सारी चीज़ों का व्यापार होता था। तो इत्र के व्यापारियों ने खूब पैसा कमाया, पान तंबाकू वालों ने खूब पैसा कमाया, क्योंकि इन सब व्यापार में लागत कम है, मुनाफा बहुत ज़्यादा है। जो पान मसाला उद्योग है वो 1 रुपए में 4 पुड़िया बनेगी और 10 रुपए की एक पुड़िया के हिसाब से 40 रुपए में बिकेगी। तो 1 रुपए का 40 गुना मुनाफा। और ये सब कुछ लेन देन कैश में होता है, कहीं उसके लिखत पढ़त नहीं होता। तो ये हालात हैं, तो वहां पैसा अनाप शनाप है। इसके अलावा कानपुर में जितने आड़ती हैं उनके पास इससे भी कहीं ज्यादा दूनी तिगुनी चौगुनी रकम मिल जाएगी। हजारों करोड़ रुपए के मालिक होंगे कानपुर में, इसमें कोई शक नहीं, और कोई लिखत पढ़त नहीं होगा। लेकिन ये पीयूष जैन इसलिए निगाह में चढ़ गया क्योंकि इसने समाजवादी परफ्यूम निकाल दिया था। कोई भी सरकार हो वो ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि अपोजिशन पार्टी के नाम से आप कोई परफ्यूम निकाल दो, कोई अपना प्रोडक्ट बेचने लगो। तो कुछ मूर्खता इससे भी कर दी इस व्यापारी ने, निगाह में चढ़ गया तो पता चल गया और वो उसका पैसा जब्त कर लिया गया। मेरा पूरा सभी का भरोसा है कि वो पैसा चुनाव के वक्त में काला धन इस्तेमाल होता। सरकार ने इतने काला धन रोकने के कदम उठाए, लेकिन काला धन क्या रुका? काला धन आज भी जस का तस है, क्योंकि बगैर काले धन के कम से कम हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। वो दिन गए जब कुछ ही पैसों से लोग चुनाव लड़ देते थे, अब वो ऐसा नहीं रहा। और अभी से क्यों, जो पहले प्रांतीय काउंसिलों के चुनाव होते थे या सेंट्रल असेंबली के चुनाव होते थे, यानी आजादी के पहले अंग्रेजों के समय, तब भी अथाह पैसा चलता था। जो राजा महाराजा लड़ते थे वो तो खूब पैसा फूकते थे, लेकिन फिर भी चूंकि कमिटेड वर्कर थे, लोगों का आजादी को लेकर, आजादी के प्रति एक जज्बा था कि हम अंग्रेजों से मुक्त हो जाएं, इसलिए आमतौर पे कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव जीत जाते थे। आजादी के बाद भी वो दौर आया जब समाजवादी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के लोग बिना कोई पैसा खर्च किए चुनाव जीत जाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लोगों से ही पैसे उल्टे चंदा ले लेकर चुनाव लड़ते थे, जीत जाते थे। वो एक दौर ही ऐसा था। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जब लोगों ने बिना पैसे लिए, यानी यहां तक कि जो विधान परिषद से राज्यसभा के में चुने जाते हैं लोग, उसमें भी पता लगा कि वो आदमी कमिटेड है। तो जिनके बारे में कहा था बिना पैसे लिए चुनाव में वोट नहीं डालते, ऐसे माननीय गण भी बिना पैसे लिए ही वोट डालते थे। पार्टी का एक भरोसा होता था, वो सब ध्वस्त हो चुका है।
तो ना अब पार्टियां रही ना राजनीति पार्टियों की कोई नैतिकता रही। सिर्फ पैसा, हाय पैसा, और इस पैसे के कारण वोटर भी पैसा ले लेता है। वोटरों के बीच जाके शराब वितरित करते हैं, कहीं साड़ियां वितरित करते हैं, तो कहीं पैसे सीधे सीधे कैश वितरित करते हैं। सेशन के समय तो चुनाव आयोग सक्रिय हुआ, अब फिर चुनाव आयोग ढीला पड़ा है। जो हो रहा है होने दो। तो ऐसी स्थितियों में इस तरह के काले धन के स्रोत और मिलेंगे और सरकार पूरी ताकत लगाएगी। अगर वो अपोजिशन का काला धन है तो पकड़ा जाए, हमारा काला धन है तो चलने दो। तो जब ना सरकार में ईमानदारी बची है, ना अपोजिशन पार्टीज में कोई नैतिकता बची है, तब फिर क्या किया जाए। अब तो ये भी हो गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं माननीय शेखर यादव, उनके दिया चुनाव टाल दो। चुनाव टालना भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि अगर चुनाव टाल देंगे तो एक संवैधानिक संकट आएगा, और माननीय जज महोदय ने इस पर विचार नहीं किया। इसे कोई भी बयान देने के पहले सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। क्या हमारा बयान संविधान सम्मत है? क्या जो चीज हम टिप्पणी कर रहे हैं वो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि हम डेमोक्रेटिक मूल्यों के विरोध में जा रहे हैं? फिर आप तो जज हैं, आपको तो ये सब बातें सोची चाहिए। तो मित्रों, ये हाल होते जा रहे हैं। काला धन कि हमने नोटबंदी कर दी और काला धन रुक जाएगा, कहाँ रुका। 2016 में नोटबंदी हुई थी, 2022 आ गया। 16 में नोटबंदी का ये असर हुआ था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में नवंबर में नोटबंदी हुई और 2017 के चुनाव में, यानी जो फरवरी में विधानसभा चुनाव हो गए थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला, क्योंकि जितने अपोजिशन पार्टीज वाले थे उनका सारा काला धन समाप्त हो गया। तो भाई ये तो इस हमाम में, चुनाव के हमाम में सब नंगे खड़े हैं, सब निर्वस्त्र खड़े हैं, सबके पास काला धन है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी पास सदैव काला धन भी होता है और काले को सफेद करने का चातुर्य भी। तो वो तो अपने काले धन को बचा ले जाती है, अपोजिशन वाले फंस जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी फंस जाती है, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य कंटेंडर है। पंजाब में देखिए क्या हालात हो रहे हैं। कभी अचानक से पता लगा कि बेअदबी कर दी धर्म की या हमारी पवित्र पुस्तक की, तो 2 लोग मार दिए गए। धर्म की बेअदबी करना ज्यादा से बड़ा अपराध है किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना। तो मित्रों, इन सब चीजों से बचना चाहिए। एक अच्छे, अगर हम लोग हैं, अच्छी तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति की शुचिता और नैतिकता बनाए रखना चाहते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। लेकिन अब दोनों चीजें संभव नहीं है। ना राजनीति में कोई शुचिता नाम की चीज बची है, ना कोई नैतिकता बची है। जिसका जो मन में आ रहा है कर रहा है। धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। हर धर्म, कोई ऐसा नहीं कि एक ही धर्म कर रहा हो, और उसके विरोध में जो लोग खड़े हैं वो और भी नीचता दिखा रहे हैं। भाई यही नहीं होता है कि हम एक धर्म को कंडम करें और दूसरे का तो बढ़ावा देने, दूसरे का तुष्टीकरण करें। उसका नुकसान होता है। उसका नुकसान दोनों को होता है, बहुसंख्यक को भी होता है, अल्पसंख्यक के भी होता है। लेकिन हमारे देश के जो विचारवान लोग हैं, जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है, वो इस तरह से नहीं सोचता। और इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, आज तो कोई बात नहीं कि 75 साल में ही, इस बार तो आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव, यानी 75 साल हो जाएंगे इस 15 अगस्त को, आने वाले 15 अगस्त को। और 75 साल में ही हमारी आज़ादी जो है, उसमें हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसमें कहीं ना कहीं दाग लगने लगा है। और ये डर भी सताने लगा है कि देर सवेर क्या कभी कोई ऐसी अगर स्थितियां बनती रही तो क्या तानाशाही आ जाएगी। आखिर तानाशाही भी तो ऐसे ही आती है। क्या निरंकुशता आ जाएगी? क्या हम लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते रहेंगे? भारत का इतिहास रहा है कि हम लोग लड़ते भिड़ते रहे और विदेशी आकर हम पर राज करते रहे। कोई 1-2 साल का नहीं, हजारों वर्ष का। पहले शक खून आते थे, फिर तुर्क आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, कौन नहीं आया। तो क्या हमारा ऊपर सिर्फ राज करने का जो कहना चाहिए दायित्व तो बनेगा सिर्फ विदेशियों को बनेगा? कभी हम अपने
अंदर की शुचिता, अपने अंदर की पवित्रता, अपने अंदर की कोई राजनीति विकसित नहीं कर पाएंगे? या हम लोग चेतना शून्य हो चुके हैं और हम राजनीति को जानते ही नहीं है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनको उठाया जाना चाहिए, लेकिन अब इन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, इन पर कोई नहीं बोल रहा। ना चिंतक यहाँ के बोल रहे हैं, ना यहाँ का जन समुदाय बोल रहा है, और सब कुछ जिसको जो मन में आया कर रहा है। हर तरह से इस तरह से अनैतिक मापदंडों से अगर राजनीति चलेगी तो ये राजनीति कितने दिन चलेगी मित्रों? कभी इस पर गौर करना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के मुझे लगा हम शंभू के तीर में ये एपिसोड बनाएं, और मैंने बनाया भी। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि अगर मेरी बातें आपको पसंद आती हों तो आप इसको, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं कह रहा हूँ लाइक और कमेंट करें। अभी शायद लोगों को लगता है चूंकि मैं एकदम से कोई सुलगती हुई बात पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए, सुलगने वाली बात पर जो लोग बोलते हैं वो दरअसल उस आंच को और सुलगा रहे होते हैं। वो आंच को मंदा करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, आंच को और सुलगा रहे होते हैं। अनेक जो चैनल हैं, न्यूज चैनल हैं, मीडिया हाउसेज हैं, अनेक जो यूट्यूबर हैं, वो यही तो कर रहे हैं। कोई इस पार्टी के उकसावे पे कर रहा है, कोई उस पार्टी के उकसावे पे कर रहा है। तो इसका नुकसान तो हमें उठाना पड़ रहा है ना। मैं आम जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, इसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। हमें ऐसे यूट्यूबर से, हमें ऐसे न्यूज चैनल वाले से, हमें ऐसे मीडिया हाउसेस से दूर रहना चाहिए और अपने अंदर की बात सुननी चाहिए, अपने अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। किसी फलाने के कहने, ढिकाने के कहने पे वोट कास्ट करना तो मूर्खता है मित्रों। इन सब बातों पर गौर करिएगा। मैं विदा लेता हूं, और मेरे इस शंभू के तीर चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोजाना ऐसी बातें मिलेंगी जो कोई आंच सुलगाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आंच को ठंडी करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।